Yes. So how was the video? You guys, you did not understand. Okay. अच्छा How था. many of you did not understand what was mentioned in the video? Please raise your hand. We are here to discuss. We are not here to punish you for not understanding anything. Please. So everybody got it. That's great. It saved 2 minutes of my time. Thank you. So before starting, I already told madam that I am not a legal person who can guide you on ethical and legal things. But she insisted me on one thing, that for setting up my industry, what was all the legal things and legal formalities I had to undergo. So I should share my experience with you all. So for any industry, before you start any industry, there are 4 pillars in any industry. Right? First of all, your customers. You have to identify what customer area you are targeting. Pardon me if I make some mistakes. This is my first seminar in your college. And I have not delivered any seminar up till now. Okay, fine. Okay, fine. मुझे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा. मेरा पहला सेमिनार है. आज तक मैंने कभी सेमिनार नहीं दिया है. दिस इज माय फर्स्ट सेमिनार. ओके. सो फॉर एनी इंडस्ट्री टू वर्क, 4 pillars which are important are your customers. आप कौन से कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो? जैसे आप कुछ भी चालू करते हो, आज आप कुछ भी स्टार्टअप करते हो, तो आपको कौन से कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट बेचना है, ये आपको फर्स्ट एनालाइज करना पड़ता है कोई भी बिजनेस में, जिसको हम कहते हैं सर्वे. आप कुछ भी करते हो, आज सर्वे करना जरूरी है. उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि आप कौन से कस्टमर्स की तरफ जाना चाहते हो, कौन से कस्टमर्स को आपका माल बेचना चाहते हो, आपको कौन सा क्राउड मिलेगा. वेदर आपको मिलेगा कि एकदम लो सेक्टर वाले लोग हैं वो आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, जो हाई सेक्टर वाले वो करेंगे, मीडियम क्लास वाले करेंगे, कौन से करेंगे. सेकेंड थिंग, वर्कर्स एंड लेबर्स. देखिए, कहीं पे भी हम काम करते हैं, कहीं पे भी हम वर्क करते हैं, हमको अपने लेबर्स के साथ में, हमको अपने वर्कर्स के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना पड़ता है. हमको उनकी प्रॉब्लम समझना पड़ता है. उसके बिना हम काम नहीं कर सकते. और एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं तो आपको इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है. आज जैसे मैं मेरे इंडस्ट्री में, मेरे पास स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, और मेरे पास में हाईली स्किल्ड लेबर्स है. तो इसमें मेरे को डिफरेंशिएट करना है कि मैं कहाँ पे स्किल्ड लेबर मुझे लगेगा, कहाँ पे अनस्किल्ड लगेगा, कहाँ पे नॉन क्वालिफाइड लेबर लगेगा. थर्ड थिंग इज प्रोडक्शन. आपका प्रोसेस क्या रहेगा प्रोडक्शन का. कोई भी चीज आप स्टार्टअप करते हैं, इंडस्ट्री स्टार्टअप करते हैं, आप प्रोडक्शन किस तरह से कर पाएंगे, रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्योर करेंगे, आप उस चीज को प्रोसेस कैसे करेंगे, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है. और फोर्थ चीज है पेपर वर्क. हर ऑर्गेनाइजेशन या हर इंडस्ट्री को काम करने के लिए आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करना बहुत जरूरी है. नहीं तो आप स्टार्ट कर देंगे और फिर आप कोई ना लीगल पेपर आपने कंप्लीट नहीं किया तो यू विल लैंड अप इन डिफिकल्टी. आपको कुछ ना कुछ कंप्लायंस करना आएगा, जिसकी वजह से शायद आपको आपका इंडस्ट्री या आपका एंटरप्राइज शट डाउन करना पड़े या टेम्परेरीली क्लोज करना पड़े. ऐसा है जो कि हर कोयले के इंडस्ट्री में जा सकता है. एज अ फ्यूल हम उसको यूज कर सकते हैं और इट इज 100% इको फ्रेंडली. कोई भी कंपनी के कोई भी लेबर को वो हार्मफुल नहीं है. अगर आप उसको जो भी कंपनी में लेबर, हमारे सेक्टर में काफी सारे ऐसे बॉयलर्स होते हैं जहाँ पे मैन्युअली लेबर को कोयला फीड करना पड़ता है बॉयलर में. तो इस चीज में उनको हेल्थ हैजार्ड बहुत ज्यादा होता है. कोयले के अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम आता है और कुछ इश्यूज आते, हेल्थ इश्यूज आते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट में नहीं होता है. तो ये हम एक प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हैं कि हम एक इको फ्रेंडली नेचर दे रहे हैं सोसाइटी को. ये आपको सबसे पहले आपकी इंडस्ट्री में एनालाइज करना पड़ता है कि आप कौन से सेक्टर में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो सोसाइटी का. बिकॉज आप जब तक सोसाइटी को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते. सेकेंड चीज, मार्केट एनालिसिस. जैसे मैंने पहले बताया, आपका टारगेट मार्केट क्या है, आप किस चीज को टारगेट कर रहे हो. हम लोग हमारे इंडस्ट्री में टारगेट करते हैं बड़े बड़े एंटरप्राइजेस को, बड़े बड़े कंपनीज को जो कि फ्यूल्स यूज करते हैं. जैसे हमारे सेक्टर में अगर देखा जाए, वरुण इंडस्ट्री में हम टारगेट करते हैं पेंट इंडस्ट्रीज को, फार्मा इंडस्ट्रीज को, फिर उसके बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अभी शिफ्ट हुई है रिसेंटली फ्रॉम कोल टू बायोमास ब्रिकेट. तो हम ये सब सेगमेंट को टारगेट करते हैं.
फंडिंग, आप जिस इंडस्ट्री को सेटअप करने जा रहे हो उस इंडस्ट्री या उस एंटरप्राइजेस के लिए आप फंड्स कहाँ से अरेंज करोगे? आपको खुद का कैपिटल है, आपके पास खुद के फंड्स हैं, खुद पैसा लगाओगे, बैंक से लोगे, किस तरह का आपको रिटर्न मिलेगा, कितने पीरियड में मिलेगा, ये सब चीजें आपको वर्क डाउन करना पड़ता है। और फोर्थली, आपका प्रोडक्ट कोई कस्टमर जो यूज कर रहा है उसको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जैसे आज हम जिस इंडस्ट्री को हमारा प्रोडक्ट बेचते हैं, दैट कंपनी शुड बी सेटिस्फाइड विद व्हाट वी आर मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाट वी आर डिलीवरिंग। हम जो चीज बेचते हैं उससे उनको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। नहीं, हमने जब ऑर्डर दिया है तब हमको माल आ रहा है, हमने जो चीज बोला है वो चीज यहाँ पे हो रही है, तभी उसको आपके ऊपर भरोसा आएगा और तभी वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे आपके साथ। में ऐसा होता है, हम लोग रॉ मटेरियल पहले ही प्रोक्योर करके रखते हैं, रॉ मटेरियल पहले ही ले लेते हैं और वो कंटिन्यू प्रोसेस है। क्योंकि हम हमारा कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम चाहेंगे कि ऑल 12 मंथ्स वर्क करें। अगर आपका इंडस्ट्री पूरा 12 महीने चलता है तो ही आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो, नहीं तो आप नहीं कमा सकते। पर भले ही आप एक माइक्रो इंडस्ट्री चालू करो, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू करो या मीडियम स्केल इंडस्ट्री चालू करो। मैं जो सेक्टर को बिलोंग करता हूँ, मेरा इंटरप्राइज है माइक्रो इंडस्ट्री, मैं एक माइक्रो स्केल इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। तो हम लोगों को पहले ही प्रोक्योरमेंट, हमारा कोशिश यही है कि हम ऑल 12 मंथ्स वर्क करें। इसी के कारण हम लोग कंटिन्यू रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट करते हैं। रोज रॉ मटेरियल आता है, रोज हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनता है और रोज डिस्पैच होता है। सेम वे हम लोगों को ये चीज है कि भाई कस्टमर्स आपको किस तरह से ऑर्डर दे रहा है, उसके ऊपर आपके पास कितना स्टॉक है। फिनिश प्रोडक्ट जो आपको कस्टमर को देना है उसका स्टॉक आपके पास कितना है। अगर नहीं है तो आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करिए, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के बाद भी उसको प्रोसेस करिए और उसको प्रोसेस करने के बाद में फिनिश गुड बनाइए। हमारे इंडस्ट्री में एक दिन में हम कोई भी कस्टमर को पूरा कर सकते हैं, इस तरह का हमने सेटअप करके रखा है कि आज अगर हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के अलावा हमारे पास में कोई नया कस्टमर भी आता है कि हमको इस चीज का रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको एक दिन में फुलफिल कर सकते हैं। इस तरह का हमने हमारे यहाँ सेटअप कर दिया है ऑलरेडी। नाउ मेन थिंग, लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर सेटिंग अप एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देखिए, अगर आप कहीं पे भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो, ये मैं आपको एक अकोला प्रेमाइसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे आउट ऑफ अकोला का कोई नॉलेज नहीं है, सॉरी। सबसे पहली चीज है, आपको लैंड प्रोक्योर करना पड़ता है अगर आपको MIDC प्रेमाइसिस में कोई चीज चालू करना है तो। फॉर दैट सिंपल है कि आपको MIDC एरिया में एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, विच इज ऑल डन ऑनलाइन। अभी डिजिटलाइजेशन का टाइम है, हर चीज ऑनलाइन होती है, तो आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है और उस एप्लीकेशन के साथ में कुछ एप्लीकेशन फीस रहती है जो आपको सबमिट करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी टाइप की इंडस्ट्री आप सेटअप करना चाहते हो उस इंडस्ट्री की। उसके बाद में आपको एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, वेरिन आपको पूछा जाता है कि आपको इतना लैंड, जैसे अब मैंने हमारे इंडस्ट्री में हम लोगों ने 1 एकड़ लैंड के लिए एप्लीकेशन किया था, जहाँ पे हमको पूछा गया था कि आपको 1 एकड़ लैंड क्यों चाहिए। हमारे इंडस्ट्री में ऐसा है कि हमको मेन चीज हमारा रॉ मटेरियल स्टोरेज है। जितना हम रॉ मटेरियल स्टोरेज करेंगे उतना हमारे को प्रोडक्शन ज्यादा निकलेगा, उतना हम कस्टमर्स को पूरा कर पाएंगे। तो हम लोगों ने उनको वही कहा कि हमारे को रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके कारण हम लोगों को 1 एकड़ लैंड की जरूरत है। उसके बाद में एक लीगल वे में आपको वो लैंड सैंक्शन करते हैं, जिसके बाद में आपको उस लैंड को प्रोक्योर करने के लिए एक समय दिया जाता है कि विद इन अ स्पैन ऑफ दिस मच टाइम आप MIDC का, गवर्नमेंट का जो लीगल फीस है वो सबमिट कर दीजिए, वो भर दीजिए और आप लैंड आपका एक्वायर कर सकते हैं। MIDC में भी कोई भी लैंड आपको खुद के ओन नहीं मिलेगा। एनी लैंड इज फॉर 99 ईयर्स ऑफ लीज, आपको MIDC लीज पे लैंड दे रही है। आप बोल रहे हो, आज मैं बोल रहा हूँ वरुण इंडस्ट्री मेरी फैक्ट्री है, आफ्टर 99 ईयर्स, 99 ईयर्स मेरे को नहीं लगता आज तक अभी अकोला में कोई इंडस्ट्री चली होगी, तो इसीलिए इट इज फॉर 99 ईयर्स, जो लीज ओन लैंड बोलते हैं इसको। फिर सेकेंड थिंग इज, आपने लैंड प्रोक्योर कर लिया, उसके बाद में आपको मैप सैंक्शनिंग करवाना पड़ता है कि आप किस टाइप का यूनिट बनाओगे। 1 एकड़ लैंड में आप कितना कंस्ट्रक्शन करोगे, आपका कितना RCC मतलब पक्का मटेरियल जो बोलते हैं, पक्का बांधकाम बोलते हैं, जैसे घर वगैरह हम जब बनाते हैं तो ईंट, सीमेंट, हर चीज का यूज होता है, इसको हम RCC कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ये आप कितना करोगे, आप अगर टीन का बना रहे हो या सादा फैब्रिकेशन से बना रहे हो तो वो कितना करोगे, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिटेल, आपको हर चीज का डिटेल उसमें देना पड़ता है।
कितना लैंड आप एक्वायर खुला छोड़ोगे। एक MIDC में एक स्टैंडर्ड है कि आपको 5 मीटर्स ऑफ लैंड फ्रॉम ऑल साइड्स छोड़ना पड़ता है। दैट इज अ मार्जिनल स्पेस, वो आपको छोड़ना ही है। आप कोई भी इंडस्ट्री में रहो तो, वेदर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू करो या बिगर इंडस्ट्री चालू करो, आपको इतना स्पेस छोड़ना ही है। और उसके बाद में आपको हर चीज मैप में मेंशन करना पड़ता है कि भाई ये मैं इस तरह से बनाऊंगा, इसको इस तरह से मुझे सेटअप करना है, ये मेरा RCC है, ये मेरा फैब्रिकेशन है, एवरीथिंग। और उसके बाद में वो आपका सैंक्शन MIDC एरिया करवा के देता है, पूरा सैंक्शन कर देता है। उसके भी लीगल फीस ये लोग चार्ज करते हैं। अब आप उसके बाद में आपका लैंड आपने ले लिया, आपने मैप बना लिया, उसके बाद में आपको सिर्फ मेन चीज क्या करना है, अब आपको कंस्ट्रक्शन चालू करना है। तो कंस्ट्रक्शन चालू करना है तो उसके लिए आपको लगेंगे फंड्स। आप फंड्स कहाँ से लाओगे? अगर आप खुद का फंड्स है आपके पास देने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बैंक्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर प्रोवाइडिंग एनी लोन। एनी लोन इफ यू गो टू अ बैंक, आप कोई भी लोन अगर इंडस्ट्री या एंटरप्राइज के लिए सेटअप करना चाहोगे, आपको बैंक कभी 100 रुपीज की पूरे 100 रुपीज लोन नहीं देगा, वो आपको 70 रुपीज देंगे, 30 रुपीज आपको खुद के लगाने पड़ेंगे। ये आप कुछ भी सेटअप करो तो ये बैंक का एक पॉलिसी है जो कि हर बैंक फॉलो करता है, वेदर कोऑपरेटिव बैंक रहे, स्टैंडर्ड शेड्यूल्ड बैंक रहे या नॉन शेड्यूल्ड बैंक रहे, ये हर बैंक फॉलो करता है। तो आपने इंडस्ट्री सेटअप कर दिया। अब एक BCC आता है। BCC का मतलब होता है बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यानी आपको दिया जाता है कि 1 एकड़ लैंड दैट इज इक्वल टू अराउंड 44,000 स्क्वायर फीट। 44,000 स्क्वायर फीट में 20% ऑफ लैंड आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये आपका एक मैंडेटरी प्रोसीजर है। तो 44,000 का 20% कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली आई से 8,000 समझ लीजिए, 10,000 बी ऑन हायर साइड। अगर 10,000 स्क्वायर फुट हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो हम लोगों को एक गवर्नमेंट MIDC एरिया से बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि एज पर द नॉर्म्स ऑफ MIDC हमने इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया है और पूरा कंस्ट्रक्शन हमारा लीगलाइज है, हर चीज हमारा पेपर पे है एंड हमको ये सर्टिफिकेट दिया जाए। ये सर्टिफिकेट मिले बिना आप आगे का काम नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको लेना जरूरी है। उसके बाद में आपका आता है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। जैसे कोई भी पहले ये चीज जब हम लोग ने इंडस्ट्री स्टार्टअप किया था जब था ये SSI, तो इसमें क्या होता है कि आपको हर फर्म को एक अलग नंबर दिया जाता है, अलग गवर्नमेंट एक नंबर देती है, भाई ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसमें आपके जो उस फर्म का ओनर है, जैसे आज मैं वरुण इंडस्ट्रीज का ओनर हूँ तो मेरे सारे डिटेल्स है उसमें, मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, KYC मेरा पूरा है। इसके अलावा मेरे फर्म की पूरी डिटेल्स हैं, मैं क्या मैन्युफैक्चर करता हूँ, मेरे पास में कितना रिक्वायरमेंट रहता है, क्या स्टॉक रहता है, ये सब डिटेल्स आती है इसमें। बेस्ड ऑन दिस मुझे एक उद्योग आधार नंबर दिया जाता है। इस नंबर को कई बार हम लोगों को कंपनीज डिमांड करती हैं जब हम माल आगे सेल आउट करते हैं कि आप हमारे को आपका UAN नंबर दे दीजिए, उसको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। पहले उद्योग आधार नंबर बोलते थे, अभी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो इस चीज को हमको लेना एक और एक बहुत वैलिड बहुत जरूरी चीज है जो हम लेना चाहते हैं हर इंडस्ट्री के अंदर। ग्राम पंचायत टैक्स, देखिए MIDC एरिया जो है वो आपका पूरा ग्राम पंचायत में आता है, क्योंकि आप आउटसाइड अकोला के एरिया में मूव कर रहे हैं। और अगर आप विद इन द अकोला एरिया कोई चीज सेटअप कर रहे हैं तो वो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आएगा। वहां पे आपको शॉप एक्ट लाइसेंस प्रोक्योरमेंट करना जरूरी है जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ सेटअप कर रहे हैं। अब जैसे हमारी फर्म महाराष्ट्र मेडिकल, हम उसमें शॉप एक्ट लाइसेंस लेते हैं, और हमारा जो फर्म यहाँ पे है वरुण इंडस्ट्रीज, उसमें हम ग्राम पंचायत टैक्स भरते हैं। अगेन ग्राम पंचायत आपको एक NOC प्रोवाइड करता है कि भाई आपके पूरे ड्यूज क्लियर हैं, आपका हर चीज क्लियर है, तो आप हमारे को इतना टैक्स देते हैं। दैट इज ऑन अ ईयरली बेसिस। हर साल हमको एक फिक्स अमाउंट बेस्ड ऑन हमने कितना कंस्ट्रक्शन किया है, हमने किस टाइप का इंडस्ट्री सेटअप किया है, उसके हिसाब से हमको एक टैक्स उनको देना पड़ता है। उसके बाद में आपने सब सेटअप कर लिया, फिर आपको क्या रिक्वायरमेंट है? पावर, इलेक्ट्रिसिटी आपको अगेन सेम चीज, आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और आजकल कई एजेंट्स भी हो गए हैं इलेक्ट्रिसिटी जो आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिलवा देते हैं।
सो आप उस सेम चीज़ है, उसमें आप एप्लीकेशन करो, फीस भरो, देन इट विल टेक 15 डेज टू 1 मंथ डिपेंडिंग ऑन क्या टाइप की आपकी इंडस्ट्री है। अगर आपके एरिया में ऑलरेडी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आया है तो आपको कम टाइम लगेगा। अगर वहाँ पे कोई एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है तो आप उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने जब हमारे इंडस्ट्री सेटअप किए थे तो हमको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कुछ भी नहीं, हम लोग को हमारा इंडस्ट्री जंगल एरिया में चालू हुआ था पूरा। इट वॉज टोटली जंगल, देयर वॉज नो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो रोड्स, कुछ नहीं था वहाँ पे। इसलिए हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलने में बहुत तकलीफ हुई। तो पर ठीक है, विद द स्पैन ऑफ टाइम वो हो गया है। तो सिमिलरली आपको ऐसा एरिया एनालाइज करना है कि जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें आपकी फास्ट हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाए। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में नॉर्मली हम लोगों को हमारे इंडस्ट्री में अराउंड 1 to 1.5 लाख का खर्चा आता है हमारे इंडस्ट्री में। मैं ब्रिकेट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ और इट विल वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। आप अगर एक बड़ा एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक बड़ा इंडस्ट्री, आपको बड़ा कंजम्पशन लगेगा। हम लोगों का कंजम्पशन 107 HP का होता है हॉर्स पावर्स का, और कोई अगर दाल मिल सेटअप कर रहा है तो उसको कंजम्पशन ज़्यादा लगेगा, उसका ज़्यादा फीस रहेगा। इट डिपेंड्स आप कौन सा इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो। इसके बाद में हाँ, अब जैसे आपने बैंक से लोन लिया, बैंक आपको कुछ बोलता है कि एक आपका पार्टी, आप कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखिए जिसके कारण आप बैंक का अगर लोन नहीं चुका पाते हो तो आप बैंक आपकी वो प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लेगा। इसके अलावा जिस इंडस्ट्री पे या जिस एंटरप्राइज पे आप लोन ले रहे हो उस एंटरप्राइज के साथ में, आपके साथ में और MIDC के साथ में बैंक एक एग्रीमेंट बनाता है जिसको बोलते हैं ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। ट्राई पार्टी मीन्स देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व, यू, बैंक एंड MIDC, इसलिए उसको ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बोलते हैं। इस एग्रीमेंट में यही रहता है कि हमने बैंक बोलता है हमने इनको लोन प्रोवाइड किया है, MIDC बोलता है हमने इनको लैंड प्रोवाइड किया है, और आप बोलते हैं हमको लैंड भी मिला है, हमको बैंक का लोन भी मिला है। और ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रहता है। जैसे अब अकोला में हमारे कलेक्टर ऑफिस है तो वहाँ पे ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करके रजिस्टर होता है जिसका एक कॉपी आपके पास में भी रहता है। तो वंस आपके नाम पे जो लोन है वो क्लियर हो जाता है, दिस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट गेट डिसॉल्व। एक बार आपने पूरा बैंक का लोन, जैसे अब मैंने बैंक का लोन क्लियर कर दिया तो मेरा एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाएगा। इसका फिर मुझे कोई टाइप का रिस्क नहीं है, आई कैन डू वट एवर आई वांट, ठीक है। इसके अलावा वाटर कनेक्शन, जैसे अब आपको कोई भी इंडस्ट्री चालू करना है तो आपके जो वर्कर्स काम करेंगे या आपकी इंडस्ट्री में भी वाटर का सप्लाई होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आज मेरे इंडस्ट्री में हमारा लेबर वहीं रहता है, वही खाना बनाता है, वही उनके लिए सब सुविधा हमने वहाँ करके रखे हैं, क्वार्टर्स बना के रखे हैं, तो उनको पानी का सप्लाई नहीं रहेगा तो वो काम भी नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे इंडस्ट्री को वर्क करने के लिए भी पानी की सप्लाई बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको उसके लिए भी एक एप्लीकेशन अलग डिपार्टमेंट में करना पड़ता है। वहाँ पे अलग सेपरेट डिपार्टमेंट है वाटर का, जहाँ पे एक एप्लीकेशन करिए, नॉर्मल एक फीस भरिए, 1 टाइम आपको फीस डिपॉजिट भरना पड़ता है, उसके बाद में आपको कनेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। अब उसके बाद में है MPCB। MPCB मतलब महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कोई भी इंडस्ट्री में आपका जो प्रोडक्शन है या आपका जो प्रोडक्ट है उससे कितना एमिशन हो रहा है, पोल्यूशन कितना हो रहा है, उसके बारे में आपको सारी डिटेल देनी पड़ती है। ये 2 स्टेप्स में होता है। जब आप आपका इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तब आपको एक प्रोविजनल NOC देते हैं विच इज ओनली फॉर द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि भाई ये कंस्ट्रक्ट अभी हम कर रहे हैं, अभी हमारा इतना एमिशन होगा, इतना पोल्यूशन होगा। उसके बाद में जब आप इंडस्ट्री स्टार्टअप करते हैं तो आपको वो एक फाइनल NOC देते हैं जिसमें आपकी सारी डिटेल्स रहती हैं कि मेरा प्रोडक्शन इतना है मंथली, इतना मेरा रिक्वायरमेंट है, इतना मेरा वाटर का रिक्वायरमेंट है, XYZ में इतना पोल्यूशन एमिश होगा। अब हमारे सेक्टर में पोल्यूशन इज 0, उसमें हर एक अलग अलग बैरियर्स हैं, जैसे कार्बन कितना एमिट होगा, सल्फर कितना एमिट होगा, ये सारी चीजें मेंशन करी हुई रहती है। और दिस इज ये ऑन रिन्यूअल बेसिस होता है। मैक्सिमम यू कैन टेक इट फॉर 5 years। आफ्टर 5 years यू हैव टू अगेन रिन्यू इट विद नॉमिनल फीस। देन सब्सिडीज, देखिए इंडस्ट्री में 2 टाइप्स की सब्सिडी होती है, एक जो आपको स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, एक जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
तो आपके अब हमारे इंडस्ट्री में इस तरह के है कि यू कैन टेक आइदर, या तो आप स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी लीजिए या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी लीजिए। हमारे सेक्टर में हम लोगों ने आज की तारीख में स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी लिया हुआ है, विच इज अराउंड 80% ऑफ आवर प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ वरुण इंडस्ट्रीज। पर ये हमारा जो सब्सिडी है दैट इज फॉर 2013, यानी 2013 में जब सब्सिडी रिवाइज हुए थे वो टाइम का हमारा लिया हुआ है। उसके बाद में 2 बार और रिवाइज हो गई है इन 2017 एंड 2019। तो अभी जो प्लांट सेटअप हुए हैं नए, वो 2019 सब्सिडी को अवेल कर रहे हैं, जिसमें आपको 2013 के कंपैरिजन में काफ़ी सारे और बेनिफिट्स हैं। जैसे आप अगर कोई इंडस्ट्री को लेडीज के नाम पे सेटअप करते हो तो गवर्नमेंट आपको 10% सब्सिडी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। जब आप जेंट्स के नाम पे सब चालू करते हो तो आपको 10% सब्सिडी 25% मिलता है, लेडीज के नाम पे 35% मिलता है। तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट यही सोचता है कि आज मैं मेरे लेडीज के नाम पे क्यों नहीं करूँ, मेरे मदर के नाम पे करूँ, वाइफ के नाम पे करूँ, बेटी के नाम पे करूँ। तो इस तरह से सब्सिडी हर इंडस्ट्री में वेरी होती है। सेल टैक्स देखिए, फॉर एग्जेम्पशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी एंटरप्राइज विद इन द लिमिट्स आपको एक टैक्स भरना पड़ता है, सेल टैक्स। देखिए अभी सेल टैक्स तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि जीएसटी चालू हो गया है, तो ठीक है अभी आपको जीएसटी भरना पड़ता है टोटल, एंड दैट टू आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी। वो आपको लेने के बाद में ऑन अ मंथली बेसिस और ऑन अ क्वार्टरली बेसिस आपको जीएसटी रिटर्न सब फाइल करने पड़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ टर्नओवर यू हैव। आपका अगर टर्नओवर आपका 40 लाख तक है तो आप मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हैं। अगर इट इज मोर देन 1 CR देन यू कैन डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, मंथली बेसिस। इनकम टैक्स, जैसे वरुण इंडस्ट्री बायोमास ब्रिकेट इंडस्ट्री में हमको 5 साल का इनकम टैक्स का छूट मिलता है, जिसमें दिस डायरेक्टली एड्स टू अवर प्रॉफिट, क्योंकि बीइंग अ इको फ्रेंडली इंडस्ट्री और बीइंग अ फ्यूल इंडस्ट्री हम लोगों को ये बेनिफिट मिलता है। ये हर चीज इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी होगी। इसके बाद में देखिए मेन आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर। हम लोग हमारे इंडस्ट्री में 2 टाइप से वर्क करते हैं। एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दीजिए कि ठीक है भाई आपने एक मेन आदमी को अपॉइंट कर दिया, आपने उसको बोल दिया देखिए ये पूरा प्रोडक्शन तुझे करना है, मैं तुझे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितना मेरा प्रोडक्शन निकलेगा उसके हिसाब से मैं पैसे दे दूँगा। या तो आपको डेली वेजेस पे रखना है कि भाई आज आपने 10 घंटा काम किया, आज आपको 10 घंटे का पैसा हम हमारे लेबर को दे दे रहे हैं, हम हमारे कॉन्ट्रैक्टर को दे दे रहे हैं। तो इन दैट आप इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद, आपको किस टाइप का कंफर्ट है उस हिसाब से कर सकते हैं। हमारे इंडस्ट्री में जो बाकी के प्लेयर्स हैं, बाकी के जो हमारे साथी हैं, वो दोनों तीसरे से काम कर रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहा है, कोई डेली वेजेस पे कर रहा है, जिसको जैसा सूट होता है। Again, we have 100% depreciation in our product. जैसे depreciation का क्या मतलब होता है? It is a decreasing value of anything. पहले एक चीज की वैल्यू 100 रुपए थी, आफ्टर 1 ईयर उस पर 15% डेप्रिशिएशन हो गए 85 हो गई। अब आपको नेक्स्ट ईयर में 85 पे 15% डेप्रिशिएट होगा और कम हो जाएगा, ऐसा आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है, आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है और आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो हमारे सेक्टर में लैंड पे हम लोगों को बिल्डिंग पे मिलता है 10% डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे मिलता है हमको 15% और कंप्यूटर या अदर अप्लायंसेस जो हैं उस पर हमारे मिलता है 40% डेप्रिसिएशन। इंश्योरेंसेस, कोई भी चीज को आपको अगर सिक्योर करना है, जैसे आज आप लोग भी आपके घर पे आपके पेरेंट्स को पूछेंगे तो आपके हर पेरेंट्स ने खुद के लिए इंश्योरेंस निकाला हुआ है कि आज इन केस ऑफ एनी मिसहैप माई डॉटर शुड नॉट सफर। तो ये सेम चीज हमारे लिए इंडस्ट्री में भी लागू होती है। हमको इंश्योरेंस हर चीज का निकालना जरूरी है। आज हम लोग 3 चीजों का इंश्योरेंस हमारे इंडस्ट्री में निकालते हैं, जो कि है फायर, यानी अर्थक्वेक, फायर, ऐसा कोई भी मिसहैप होता है, नेचुरल कैलामिटी होती है जिसके कारण हमारा लॉस होता है, तो हम उस चीज को क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में। इसके अलावा हम लोग ट्रांजिट का इंश्योरेंस लेते हैं। ट्रांजिट मतलब हम कोई माल डिस्पैच करते हैं, कोई समझ लीजिए मैंने यहाँ से माल बेच दिया मुंबई में, मेरा गाड़ी रास्ते में जाते जाते मेरा ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा माल का तो लॉस हो गया। अब वो लॉस मैं कहाँ से रिकवर करूँगा? फ्रॉम इंश्योरेंस। अगर मेरे पास मेरे माल का इंश्योरेंस है तो मैं उस चीज़ को क्लेम कर सकता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका वर्कमैन लेबर का इंश्योरेंस, दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। जैसे अगर आपके फैक्ट्री में या आपके इंडस्ट्री में कोई लेबर काम कर रहा है
उसका सडनली समझ लीजिए कुछ एक्सीडेंट हो जाता है आपके प्रेमाइसिस में, तो यू आर लायबल टू पे दैट लेबर, क्योंकि आपके प्रेमाइसिस में हुआ है। उस केस में इंश्योरेंस डिपार्टमेंट आपको हेल्प करता है कि आप अपने लेबर का, अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो वो आपको उस चीज़ का पेमेंट दे देता है। हाँ, ये हमारे इंडस्ट्री में That's all. I am done. If you have any queries, you can surely ask me.